हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो नए टीचर्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइनिंग की है कुछ दिन पहले, तो जो सिलेबस है हमारा अप्रैल का, उसके स्टार्ट करने से पहले हम क्या पढ़ाएं और जो अपना लेसन प्लान है वो किस तरीके से बनाएं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसा कि अभी बताया गया था, हमें स्टार्टिंग में जो ब्रिज कोर्स कराना है 15 दिन तक। तो उस ब्रिज कोर्स के दौरान हम क्या क्या बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, टॉपिक्स लिए हैं मैंने, और 9th 10th के लिए अलग लिए हैं। कक्षा 6 के लिए जो मेरे पास है वो आपका 1 KV का ही है पाठ्यक्रम। सेतु ब्रिज कोर्स का सिलेबस है आपका, इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कक्षा 6 के बच्चों के लिए पढ़ा सकते हैं, उसे मैं आपको वो PDF बाद में दिखाऊंगी। पहले हम बाकी इन टॉपिक्स को देख लेते हैं कि किन चीज़ों को किस प्रकार से हम पढ़ा सकते हैं, ताकि हमें आगे जब हम अपना सिलेबस कवर करवाएं, सिलेबस की बुक्स बढ़ाएं, तो उसमें हमें हेल्प हो और बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में भी उनकी हेल्प हो। क्योंकि ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो भी आप ये ब्रिज कोर्स में पढ़ाएंगे, चाहे 6 से 8 के लिए हो, चाहे 9th 10th के लिए हो, एग्ज़ाम में चाहे आपका ये PT हो, यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो या एनुअल वाला हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। लास्ट सेशन में मैंने ऐसा देखा, जो कि चीज़ें मतलब मेन रूप से उनके सिलेबस में वैसे लिखा नहीं गया था, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने अगर ये कहीं पढ़ा होता तो शायद वो और बेटर कर पाते। हालांकि अच्छा किया सभी बच्चों ने। आइए इसमें देखें हम कक्षा 6 से 8 के लिए। पहले देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, ये हम उन्हें बता सकते हैं। क्योंकि जो व्याकरण वाला पोर्शन होता है, अलग से व्याकरण की कोई किताब नहीं होती है NCERT में। जब हम देखेंगे पाठ के जो पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर होते हैं, उसके बाद भाषा अध्ययन या भाषा की बात, ऐसे कर कर जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें जो है लगभग 6 से 8 में हमें ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है। बाकी अलग से भी कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे कि द्वंद्व समास वाला हो गया। आप 7th क्लास में हिंदी में देखेंगे तो अलग अलग करके उसमें लिखना सिखाया जाता है। जैसे राजा रानी बीच में डैश दे दिया, तो जो योजक चिन्ह है उसका क्या अर्थ होगा, ये सारी चीज़ें और विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह होते हैं हमारे हिंदी के, उन चिन्ह को हम बता सकते हैं बच्चों को। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और पर्यायवाची शब्द, इन्हें हम बच्चों को बहुत ज़्यादा डीपली न पढ़ाकर लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी दे देनी चाहिए। जैसे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार की है, उसमें कुछ उसके विशेष उदाहरण। इसी प्रकार सर्वनाम का और विशेषण का भी। पर्यायवाची शब्द, जैसे आप इतने दिन से पढ़ रहे होंगे या पढ़ा रहे होंगे कहीं, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से जो पर्यायवाची शब्द हैं वो इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और बच्चों के स्तर के, जैसे 6 के लिए अलग हो गए, 7 8, 6 के स्तर के लिए आप अलग पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं और 8 के स्तर के लिए अलग बता सकते हैं। तो उस हिसाब से आप कक्षा के स्तर के अनुसार पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थक शब्द बच्चों को करा दें इस ब्रिज कोर्स के दौरान, जो कि आपको समय मिला हुआ है। वरना अगर मान लीजिए सिलेबस कंप्लीट होने के बाद समय मिलता है, तब कुछ चीज़ें आप बता सकते हैं, लेकिन पहले ही बता दी जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद है मात्राओं का उचित प्रयोग और उनका उच्चारण कैसे करना है। जैसे कहाँ पे छोटी ई या छोटा ऊ का प्रयोग होगा, कहाँ पे बड़ी ई बड़ा ऊ प्रयोग होगा, ये चीज़ें। कुछ प्रसिद्ध शब्द जैसे देखिए की और की, ये कहाँ पे इनका हम प्रयोग सही से कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ज़रूरी है कि हाँ हमेशा बोर्ड पे ही लिखाएं, कुछ चीज़ें बोलकर भी लिखाते हैं। तो की और की ये बोलने में जब हम बच्चों को बताएं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें छोटी ई लगानी है और कहाँ पे बड़ी ई लगानी है। जैसे क्योंकि है, बहुत सारे बच्चे जो है क्योंकि लिखने में मतलब मात्राएं उनकी जो होती हैं वो उसमें गलत हो जाती हैं। जब हम श्रुतलेख उन्हें करवाएं, तो इस प्रकार के शब्द हम उन्हें इस दौरान ब्रिज कोर्स के दौरान भी करा सकते हैं और उस श्रुतलेख में भी कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी जब आप समर वेकेशन का होमवर्क देंगे तो उसमें इस प्रकार की चीज़ों को कर सकते हैं। उसके बाद इधर है आपका प्रसिद्ध मुहावरे। ठीक है, तो प्रसिद्ध मुहावरे जो है वो आप 6 7 8 सभी मुहावरों को बता सकते हैं। क्योंकि पूछे तो नहीं गए 6 7 में, लेकिन 8 में जो है मुहावरों से प्रश्न पूछे गए थे। और संधि है, संधि अगर उनके सिलेबस में नहीं भी हो तो आप थोड़ी बहुत संधि की उन्हें जानकारी दें। कोई भी शब्द जो है कैसे टूटता है, कैसे बनता है, यानी कि थोड़ा बहुत जानकारी उनको संधि की भी होनी चाहिए कक्षा 6 से 8 में। अब बात करते हैं 9th और 10th के लिए। 9th और 10th में देखिए तो वाक्य जो है, ये वाक्य का भेद आपका 9th में देखेंगे तो अर्थ के आधार पर है सिलेबस में, वैसे जो CBSE ने दिया हुआ है। और 10th में देखेंगे तो आपका रचना के आधार पर है। लेकिन 9th में आपको एक चैप्टर याद होगा, जो क्षितिज भाग 1 का पहला चैप्टर है, 2 बैलों की कथा। उसमें क्वेश्चन नंबर 13 है शायद, जिसमें कि कुछ
एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उसमें बताना है कि ये वाक्य का कौन सा भेद है और इसमें आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य क्या है। तो जब तक आप उनको फिर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य कैसे बनते हैं नहीं बता देते हैं, तो फिर आप उपवाक्य और ये किस प्रकार का वाक्य भेद है नहीं बता पाएंगे। भले उनको रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है वो 10th में पढ़ना है। तो इस ब्रिज कोर्स के दौरान हम ये जान कर सकते हैं कि बच्चों को हम ये जो रचना के आधार पर वाक्य है 9th के लिए वो पढ़ा दें, क्योंकि अर्थ के आधार पर तो वैसे भी उनके सिलेबस में है, वो जिस मंथ में पढ़ाना वो हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये हम उन्हें यहाँ से वाक्य पढ़ा सकते हैं शुरू में और उपवाक्य बता सकते हैं किस प्रकार होते हैं, इसके कितने भेद हैं, कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। और यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो उदाहरण हम लें वो बाहर से तो ले ही, जो हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, लेकिन उनका जो पाठ है, जितने भी उनके गद्य वाले पाठ हैं, चाहे वो दो बैलों की कथा हो या आगे आने वाले जो भी पाठ हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति हो, प्रेमचंद के फटे जूते हो या मन्नू भंडारी महादेव वर्मा वाले चैप्टर्स हो, उनमें से हम उस पाठ के बीच में से उस कुछ लाइनों को उठाकर बताएं कि यहाँ पर वाक्य का कौन सा भेद है और क्यों है, और अगर इसको हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना चाहते हैं तो किस प्रकार से बदल सकते हैं। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें भी देखा गया है, पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो वो देखे मैंने कि जो प्रश्न पूछे गए थे वो पाठ में से ही पूछे गए थे। इसको हम मिश्र वाक्य में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, या संयुक्त वाक्य में लिखना चाहें, या संयुक्त वाक्य में दिया है सरल वाक्य में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं बच्चों को ब्रिज कोर्स के दौरान या अभी जो हमें 15 अप्रैल तक का समय मिला है इसमें हम बता सकते हैं। शब्द भेद फिर वही ऊपर वाला आपका आ जाता है, जैसे मैंने बताया कक्षा 6 से 8 के लिए, तो वही चीज़ें 9th और 10th के लिए भी होती हैं, बस उनका स्तर थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। क्योंकि जब आप पद परिचय पढ़ाते हैं कक्षा 10 में, तो पद परिचय पढ़ाते वक्त उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि संज्ञा का कौन सा भेद है, सर्वनाम का कौन सा भेद है, कौन सा विशेषण है, कौन सी क्रिया है। तो एक बार चीज़ों का अगर हम पहले ही रिवाइज कर लें तो वहाँ पे हमें फिर आसानी हो जाती है और बच्चे भी उसको जल्दी से कैच कर लेते हैं और उसको सही से करते हैं। तो पद परिचय के लिए अगर हम ये चीज़ें पहले से पढ़ाए रहेंगे यहाँ पे, जैसे ये भी मैंने बताया आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का भेद वाला, क्रिया के भेद वाला, और ये अव्यय आपका कौन कौन से प्रमुख अव्यय होते हैं, तो पद परिचय पढ़ाते वक्त बच्चों को समझने में आसानी होगी। उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि चार्ट पेपर पर जैसे पाठ का नाम और लेखक, अभी जैसे कि पूछते हैं बच्चे एग्ज़ाम में, पूछेगा कि नहीं पूछेगा किस लेखक का जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था, इस पाठ के लेखक कौन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में भी और वैसे भी। तो इसलिए सभी पाठ का नाम और उसके लेखक कौन है ये उन्हें एक जगह शुरू में ही या तो नोटबुक में आप लिखवा दें, अभी समय है आपके पास, या तो फिर चार्ट पेपर पर बोल दें कि वो लिख कर कहीं भी चिपका लें और उससे अपना डेली एक बार या फिर वीकली रिवाइज़ करते रहें। 1-2 बार कर लेंगे तो चीज़ें वो आसानी से याद हो जाती हैं। अभी समर वेकेशन में जब आप उन्हें होमवर्क दें तो जीवन परिचय संबंधित कुछ उन्हें परियोजना कार्य भी दे सकते हैं। जैसे अलग अलग बच्चों को अलग अलग लेखक के लिए आपने हाउस वाइज दे दिया, ग्रुप वाइज दे दिया, जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे 10 बच्चों को या 5 बच्चों को इस तरीके से आपने ग्रुप बना के उनको एक लेखक का दे दिया कि 5 बच्चे इस लेखक पे करेंगे। उसके बाद आपने क्लास में डिस्कशन करवा दिया, तो जो संवाद होता है ऐसे, तो उससे वो चीज़ें उनको याद रहती हैं और स्थायी रूप से याद रहती हैं कि हाँ इन लेखक का ये जन्म स्थान, इनका जन्म तब हुआ था, इनकी मृत्यु तब हुई थी, इनकी प्रमुख रचनाएं ये हैं। इस तरीके से डिस्कशन भी आप कभी कभी करा सकते हैं, हालांकि इसकी शुरुआत तभी से कर दें तो वो ठीक रहेगा। और निपात क्या होते हैं, जैसे अभी 9th में ही देखा गया, 9th में आप पढ़ाएंगे तो दो बैलों कथा वाले चैप्टर में तो निपात खैर दिया ही है, बाकी 10th में पद परिचय पढ़ाते समय जो उसके उदाहरण आते हैं अलग अलग, उसमें अगर कोई किसी वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है तो वो भी हमें बताना होता है। तो वहाँ से अगर हम बच्चों को थोड़ी बहुत व्याकरण की जानकारी जो उनके सिलेबस में नहीं है पहले से दे दें तो बाद में उनको सिलेबस की चीज़ें जब वो पढ़ते हैं तो वहाँ से उनकी हेल्प होगी और वो आसानी से समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ से देखा होगा 6 से 8 के लिए और 9 से 10 के लिए अभी हम कौन कौन से टॉपिक जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं उनकी बुक्स के अलावा, यानी जो उनका सिलेबस है। और ये चीज़ें उनको आपके पीटी एग्ज़ाम्स यूनिट वाले या हाफ ईयरली या एनुअल सभी में उनकी हेल्प करेंगे। और बाकी पाठ को पढ़ते वक्त और भाषा अध्ययन या भाषा की बात, ये सारे प्रश्न को हल करते समय भी उनकी काफ़ी हेल्प होगी और उनका मन भी लगा रहेगा और आपकी कक्षा भी रोचक होगी। मैं फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि चीज़ों को आपने समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम वहाँ से फिर क्षितिज, कृतिका और कोशिश करेंगे आरोह और वितान भी
चलाएं। लेकिन पहले क्षितिज और कृतिका को ही पूरा करेंगे, साथ साथ हम वसंत को भी लेकर चलेंगे। जहाँ तक 6 की बुक्स अभी चेंज होने की बात आई है तो हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए 6 का अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। 7th 8th और 9th 10th ये हिंदी बुक्स जो है चैप्टर्स में आपको यहीं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।